ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, और नंबर 3 गैस अवस्था। तो ठोस अवस्था में जैसे कि आपका आयरन है, लोहा ठोस अवस्था में होता है, या आपका बोर्ड है ये ठोस अवस्था में। द्रव अवस्था का मतलब है कि जैसे आपका मिल्क है, दूध, या फिर वाटर, ये द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था के एग्जाम्पल हैं। और गैस अवस्था में जैसे एयर है या कोई भी गैस, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ठोस अवस्था में क्या है कि द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें कि उसका आयतन और उसका आकार, शेप एंड साइज, देखो आयतन निश्चित है, आयतन निश्चित और आकार निश्चित। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे द्रव्य की ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था में आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और लेकिन इसका जो आकार होगा, शेप होगा, वो अनिश्चित होगा। मतलब इसका शेप आपका डिपेंड करेगा जो जिस बर्तन में आपने उस द्रव को रखा हुआ होगा उसके शेप पे निर्भर करेगा। जैसे कि मैंने दूध को एक कटोरे के अंदर रखा हुआ है, तो उस कटोरे का जो भी शेप होगा उस शेप को वो ले लेगा। ठीक है। गैस अवस्था में ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही आपका आकार निश्चित होता है। तो द्रव्य की वह अवस्था इसमें ना ही उसका आयतन निश्चित है, यानी आयतन अनिश्चित होगा, और साथ में इसका आकार भी अनिश्चित होगा, आकार भी अनिश्चित होगा। ठीक है। तो द्रव्य की ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ठोस अवस्था के बारे में पता होना चाहिए आपको कि द्रव्य की वह अवस्था इसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लोहा हुआ, या बोर्ड हुआ, या मार्कर हुआ, या कोई भी ऐसी चीज, लकड़ी हुई। ठीक है। ये सारी ठोस अवस्था के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ठोस अवस्था में पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं, या फिर या तो वो क्रिस्टली होते हैं या फिर उसको अक्रिस्टली बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज हम थोड़ा बाद में देखेंगे इसके बारे में, लेकिन इसके पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो ये अवस्थाएं हैं द्रव्य की, इनके बीच में थोड़ा तुलना करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहली चीज तो देख चुके हैं आयतन और आकार के बारे में। ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो अंतरा आणविक बल है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? ठोस अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा होता है, फिर द्रव अवस्था के अंदर, और सबसे कम होता है गैस अवस्था के अंदर। मतलब ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में, और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है। अंतराणविक बल का मतलब है कि जैसे मान लो ये ठोस के कण हैं, ठोस के कण आपस में काफी पास पास में होते हैं, तो इनके कणों के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं अंतराणविक बल। जैसे अगल बगल का एक कण है, इसके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा होगा उसको बोलेंगे अंतराणविक बल। ठीक है। तो अंतराणविक बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, गैस में सबसे कम होता है। इस तरह से अंतराणविक दूरी की बात करेंगे तो गैस में सबसे ज्यादा होगी,
मतलब अणुओं के बीच की दूरी, इन्हीं दो क्रमागत अणुओं के बीच की दूरी ठोस में सबसे कम होगी और गैस में सबसे ज्यादा होगी, यानी जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ठोस में, तो ठोस में अगर हम लोग बात करें मान लो ठोस के घनत्व के बारे में, तो घनत्व ठोस का सबसे अधिक होता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर द्रव्य के घनत्व में, द्रव्य में, ठोस, द्रव, गैस में हम लोग घनत्व की बात करें तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, फिर द्रव का होगा और फिर गैस का होगा। देखो, घनत्व का मतलब होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, बी बराबर। तो यहाँ पे जो आपका घनत्व है वो इससे समझ सकते हैं कि मान लो आयतन सेम है, 3 सैंपल लिए गए, एक ठोस है, एक द्रव है, एक गैस है, तो अगर तीनों का आयतन सेम है, ठीक है, तो ऐसे बात करें, ऐसे कि डिब्बा लिया गया, ठीक है, उस डिब्बे में 1 केजी वेट आ सकता है, मान लो 1 केजी लोहा आ सकता है, उसी डिब्बे के अंदर 1 केजी कोई लिक्विड आ सकता है या भर दें उसमें, और उसी डिब्बे के अंदर 1 आपका केजी गैस भर दें, तो किसका वेट ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, मतलब किसका वेट ज्यादा होगा उसके अंदर, तो ठोस का ज्यादा होगा। तो जिसका वेट ज्यादा होगा समान आयतन में, जिसका वेट है, द्रव्यमान ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा होगा, तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे संपीड्यता की, संपीड्यता यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी चीज को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो सबसे अधिक संपीड्य आपका होती है गैस। ठीक है। जब ठोस तो होते हैं तो बिल्कुल संपीड्य नहीं होते, इनकी संपीड्यता शून्य होती है, और द्रवों की संपीड्यता थोड़ा अधिक होती है, और गैस की संपीड्यता बहुत ज्यादा होती है। देखो, गैस को हम लोग एक टाइप से कंप्रेस करके ही सिलेंडर में भरते हैं, तो संपीड्यता सबसे ज्यादा होगी, समझ में आ रहा। और द्रव, अगर आप मान लो कि पानी है, पानी को आप दबाएंगे तो इस टाइप से वो, उसको आप दबा नहीं पाएंगे, मीन्स वो आपकी मुट्ठी से बाहर निकल जाएगा, मतलब वो बहुत ही कम संपीड्य है, और ठोस को तो दबा ही नहीं सकते हैं। नॉर्मली कोई भी ठोस, लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, उसको बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हैं। ठीक है। एक होता है आपका विसरण की दर। तो विसरण की दर, विसरण का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने किन्हीं दो गैसों को आपस में मान लो कि हमें मिक्स करना है, तो मिक्स करने जो आपस में उसके जो अणु हैं या परमाणु में मिल रहे हैं, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विसरण। और विसरण सबसे ज्यादा गैस में होगा, और द्रव भी मिक्स होते हैं बट धीरे धीरे होते हैं, और ठोस नॉर्मली मिक्स नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी ठोस को द्रव में डालोगे तब वो घुलेगा, उसके कण द्रव में आएंगे, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा मिश्रण की बात करेंगे तो यही ऑर्डर रहेगा आपका, गैस में सबसे ज्यादा होगा और ठोस में सबसे कम होगा। अगर बात करें हम लोग फ्लूइडिटी की, फ्लूइडिटी का मतलब होता है प्रवाह, मतलब कि कौन फ्लो कर सकता है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है उसके फ्लो करने की जो टेंडेंसी है, यानी प्रवाह करने की टेंडेंसी है, तो उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। और इसी से बना हुआ नाम है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है तो द्रव या फिर गैस की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी आपका गैस में होगी, और सबसे कम होगी आपका सॉलिड में और लिक्विड में, दोनों के बीच की होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपना, जो अब बात करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो हमारे लिए, वो है आपका ठोस के बारे में, कि ठोस के प्रकार और उनका जो प्रकार है, तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए, ठोस के 2 प्रकार होते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो आप अपने माइंड में बिठाइए 2 प्रकार। एक होता है क्रिस्टली और दूसरा होता है आक्रिस्टली। ठीक है। तो क्रिस्टली कौन से होते हैं, आक्रिस्टली कौन से होते हैं, ये चीज मैं आपको अभी 1 मिनट में क्लियर कर रहा हूं कि कौन से क्रिस्टली हैं कौन से आक्रिस्टली हैं। तो ठोस के प्रकार,
ठोस मेनली दो प्रकार के आपके हैं। एक है आपका क्रिस्टली और दूसरा है अक्रिस्टली। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इस क्रिस्टलीय ठोस में को सबसे पहले समझेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, जैसे कि मान लो हम लोग बात करें, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको समझाते हैं। तो जैसे कि हमने लिया नमक या चीनी, सारे ठोस हैं, या फिर डायमंड या फिर ग्रेफाइट इत्यादि। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि हम इसकी बात करें नमक की, नमक का मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो इसकी संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि इसके जो अवयवी कण है, मतलब जिनसे मिलके बना हुआ है, वो इस टाइप से सुव्यवस्थित रहते हैं। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ हैं जिनमें, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ हैं जिनमें उनकी अवयवी कणों की जो संरचना है वो एक नियमित पैटर्न पे होती है, एक नियमित क्रम बनाती है। ठीक है, तो ऐसे ठोस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिनके एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल इसका लिख रहा हूं, अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे मैंने लिखा रबर या फिर प्लास्टिक। ठीक है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, या स्टार्च जो होता है वो भी अक्रिस्टलीय ठोस में आता है, ये सारे। ठीक है, तो रबर से समझते हैं, जैसे रबर है, ठीक है, तो इसके जो भी कण है जिनसे मिलके बना जो अवयवी कण है, इनकी जो संरचना होती है वो एक सुव्यवस्थित इस टाइप से नहीं होती है। मतलब इस टाइप से जो संरचना है, जैसे NaCl की संरचना है, तो इस टाइप की संरचना नहीं होगी, कहीं क्रमित होगी कहीं नहीं होगी। तो कुल मिला के हमेशा ऐसी संरचना नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि वे ठोस पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं जिनमें जो उनके अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था, मतलब जिनकी संरचना में उनके अवयवी कणों की व्यवस्था एक नियमित क्रम नहीं बनाती या एक निश्चित क्रम नहीं बनाती है, तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जिसके उदाहरण लिखे हुए हैं रबर, प्लास्टिक, स्टार्च वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें इनके कुछ गुणों की, तो जो जो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो इनकी जब यहाँ पे जो अवयवी कण है, क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण है, तो इनकी संरचना मीन्स जो इनका अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो निश्चित है। तो अगर इनकी व्यवस्था निश्चित है तो ये निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, मतलब अवयवी कण की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। और वहीं पे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे अक्रिस्टलीय की साइड में, तो इनकी जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब सर्टेन नहीं होती है, अनिश्चित ज्यामिति, कोई फिक्स इसका ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक्चुअली में विषम दिशी गुण होता है इनके अंदर। विषम दिशी को बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक नेचर, मतलब एनआइसोट्रोपिक होते हैं ये। मतलब विषम दिशी का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई ये सॉलिड लिया गया, क्रिस्टलीय सॉलिड लिया गया,
तो यहाँ पे क्या है कि हर एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। मान लो जैसे कि यहाँ पे करंट फ्लो कराना है तो हर एक डायरेक्शन में जो इनका बिहेवियर होगा वो सेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये सेम होता है। जितने भी आर्कस्ट्रीली ठोस होते हैं उनके अंदर समदिशी प्रॉपर्टी होती है। समदिशी प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी दिशा में इनका जो गुण होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक, नॉर्मली ठोस है तो गलनांक की बात कर रहे हैं। गलनांक जो होते हैं निश्चित होते हैं, मतलब इनका बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब कि अगर किसी ठोस का जो गलनांक है वो 1000 डिग्री है तो वो 1000 डिग्री पे ही मेल्ट करना स्टार्ट करेगा और 1000 डिग्री पे ही पूरा ठोस जो है वो द्रव में आ जाएगा। जबकि इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। जितने भी आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गलनांक एक कोई निश्चित नंबर नहीं होगा। ये ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट करते हैं। मतलब एक जैसे कि मेल्ट करना मान लो स्टार्ट हो गया वो 900 पे, और मेल्ट करते करते वो 1000 या समथिंग टेम्परेचर तक वो धीरे धीरे मेल्ट करेगा। ठीक है। तो इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, थर्ड पॉइंट है। और अगला पॉइंट है, ये दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी, और ये होते हैं लघु परासी। लघु परासी, दीर्घ परासी का मतलब होता है ये लॉन्ग ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं। मतलब कि पूरा बड़ा अगर हम लोग सैंपल लेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर पूरा लेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमेशा इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। इस टाइप से इसका अरेंजमेंट जो होगा पार्टिकल का, ये कणों का, वो हमेशा लॉन्ग ऑर्डर में, लॉन्ग रेंज में सेम होगा। लेकिन यहाँ पे ये लघु परासी होते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए हो सकता है इनका जो ऑर्डर आ रहा है कणों का ये हो सकता है कुछ क्रम में हो, लेकिन कुछ आगे जाने पे ये क्रम को तोड़ देंगे। ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। तो कहीं क्रम फॉलो हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो ये दीर्घ परासी होते हैं और ये मतलब कि क्रिस्टलीय वाले दीर्घ परासी और वो लघु परासी होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और ये है कि जो इनका शीतलन वक्र है, शीतलन वक्र है, ये असतत होता है। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि यहाँ पे शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है, मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस आप समझते होंगे कि जैसे कि मान लो इस टाइप से कोई ग्राफ में बना रहा हूँ, तो ये जैसे मैं टेम्परेचर को कम करते जाऊँ मान लो, या कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे ये ग्राफ जो है लगातार डिक्रीज करना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा नहीं देखा जाता है जो इनका यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो ग्राफ आता है। मतलब कि जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि क्रिस्टलीय ठोस है, किसी हाई टेम्परेचर पे हैं और उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो वो एक ठंडे होंगे तो एक निश्चित अंतराल में जैसे जैसे टेम्परेचर घटना चाहिए उसके साथ वैसे वैसे वो ठंडे होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, मतलब इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं ये क्रिस्टलीय वाले। अक्रिस्टलीय फॉलो करते हैं। अक्रिस्टलीय में क्या है, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर ठंडा करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, वैसे वैसे उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में वो ठंडे होते जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका मतलब है। ये पॉइंट याद रखेंगे। या तो अलग अलग आ सकता है, गुण पूछ सकते हैं, या दोनों के बीच में कंपेयर करना पूछ सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो हमारे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी कि ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार है। 2 प्रकार है उसमें, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमॉर्फस, और यहाँ पे उसके अलग अलग प्रकार मैंने को बता दिए। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।